बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर हमने कर रहे हैं फाइनल अकाउंट के, तो उसमें पहले जो हैं वो आपने प्रॉब्लम नंबर 6 तक कर लिए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 तक आपने उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और घर प्रैक्टिस भी करनी है उनकी। तो प्रॉब्लम नंबर 6 तक आपका जो है पैराडिक टेस्ट 4 में शामिल हैं। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो जो हैं 32 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 के शामिल होंगे और उसमें 30 MCQs शामिल होंगे। वो आपने खुद अच्छे तरीके से घर बैठ के उनको याद कर लेना है। कोरोना वायरस की वजह से जैसे आपको पता है कि लेक्चर्स बहुत ही शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसमें बहुत ही यानी कि डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसमें लेक्चर शॉर्ट होने की वजह से जो है सिलेबस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम कवर कर रहे हैं। तो आपने जो हमने किया है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और उसको याद भी करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 तक आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद हम जो है आगे एक लेक्चर जो है ये हम पेपर का एक सवाल हम आज करेंगे। 2019 का सवाल है, 2019 एनुअल में आया था। 2020 में पेपर कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए थे, 2019 में हुए थे। अब 2021 में लाजमी होंगे पेपर, तो इसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो 2019 का पेपर हम देखेंगे कि उसमें जो है फाइनल अकाउंट में से कौन सा सवाल आया था जो 20 नंबर का आता है। तो 20 नंबर का सवाल फाइनल अकाउंट में 2019 वाले पेपर में ये सवाल मैंने इधर लिखा है, ये वाला आया था। तो आइए स्टूडेंट्स हम इस सवाल को करते हैं। तो इसमें देखें, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इमरान फॉर 31 दिसंबर 2015। यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रिपेयर आप करें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इमरान फॉर 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 का आपने क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही अकाउंट में हम बनाते हैं। पहले ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जबकि बैलेंस शीट का एक अलग अकाउंट बनाते हैं। तो उसके साथ साथ आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये वाला सवाल था। इसमें नीचे जो है ट्रायल बैलेंस में कुछ एंट्रीज दी गई हैं वो साथ हम पढ़ लेते हैं। पहली जो दी गई है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ पे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बिल्डिंग कहाँ पे लिखते हैं, एसेट में लिखते हैं आप। परचेजेज कहाँ पे लिखते हैं, परचेजेज आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सन्ड्री डेटर्स आप एसेट में लिखते हैं। सेल्स रिटर्न आप सेल्स में से माइनस करते हैं। कैरेज इन आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सैलरीज आप कहाँ पे लिखते हैं, सैलरीज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। कैरेज आउट आप कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। फर्नीचर आप एसेट में लिखते हैं। कैश इन हैंड आप एसेट में लिखते हैं। कैपिटल आप लायबिलिटीज़ में लिखते हैं बैलेंस शीट में। सेल्स जो हैं ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं ये आप लायबिलिटीज़ में लिखते हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न ये आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दी गई है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इसका डबल इफेक्ट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो नीचे एडजस्टमेंट दी गई होती हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, उनका दोहरा असर होता है यानी कि डबल इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ पे होगा, एसेट में जाएगा। यानी कि एक एंट्री इसकी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, एक एंट्री इसकी एसेट में लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपकी 5% है, तो 5% आपने बिल्डिंग पर लेना है और वो आपने एक्सपेंस के तौर पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखना है। और दूसरा इफेक्ट जो होगा वो आपने बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। उसके बाद तीसरी एंट्री लिखी हुई है सैलरीज पेएबल RS 2000। सैलरीज पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हैं ये आप कंसर्न्ड जो एक्सपेंस होता है उसमें आप जमा करते हैं आउटस्टैंडिंग। तो सैलरीज जो हैं वो सैलरीज में हम क्या करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज में आप सैलरीज पेएबल को ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे होगा, आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज या पेएबल सैलरीज के नाम से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद चौथी एडजस्टमेंट जो लिखी हुई है डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर। 10% फर्नीचर डेप्रिसिएशन जो है ये आप जैसे बिल्डिंग का किया है वैसे ही आपने इसका करना है। यानी कि 10% आपने फर्नीचर का लेना है। एक दफ़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, एक दफ़ा आपका कहाँ पे आएगा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर में से यानी कि रिलेटेड फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर का 10% वो हम माइनस कर देंगे। तो हम इसको सवाल को आगे करते हैं।
तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, वो आपने ऊपर नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है आपने? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इमरान। तो यहाँ पे हम इमरान की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर इमरान। पहले आपने यहाँ पे नाम लिखना है, मिस्टर इमरान की हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसका आपने नाम लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला अकाउंट आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरी लाइन में लिखना है। उसके बाद तीसरी लाइन जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं, इसके ऊपर आपने क्या करना है? डेट लिखनी है। डेट आपने कैसे लिखनी है? फॉर दी, इस लाइन के ऊपर आपने लिखनी है, फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 का आपने क्या करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये वाली साइड हमारे पास डेबिट होती है, डेबिट साइड में हम तमाम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में आप तमाम इनकम्स लिखते हैं। डेबिट साइड में आप जो होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखते हैं। अभी क्रेडिट साइड में आप इनडायरेक्ट इनकम भी लिखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखते हैं। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखना है, इस कॉलम में पार्टिकुलर्स आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप RS लिखेंगे या अमाउंट लिख लें, आप अमाउंट लिख लें इधर, और नीचे RS लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि आपने शो करना है कि जो हम अमाउंट लिखेंगे वो किस सूरत में लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने RS लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखना है, फिर उसी तरह आपने क्या करना है? यहाँ पे अमाउंट और RS लिखना है। इधर अमाउंट लिखेंगे हम, ये क्रेडिट के कॉलम है और ये डेबिट के कॉलम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सबसे पहले डेबिट साइड में आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से देख लेना है आपने, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके क्वेश्चन में? 58,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 58,000। उसके बाद आपने क्या लिखते हैं? आप परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री लिखेंगे। परचेजेस जो हैं वो कितने के साथ हैं? यहाँ पे परचेजेस हैं 2,86,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,86,000 के साथ एंट्री लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे हम रिटर्न। जो परचेज का रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो परचेज का रिटर्न कितना दिया गया है? परचेज का रिटर्न 21,000 दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये हम 21,000 इसमें से माइनस कर देंगे। इसको माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2,65,000 हमारे पास क्या आ गया? नेट परचेज आ गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैरेज इन, यानी कैरेज इन जो छकड़े वाले कंपनी में रेडी वगैरह वाले जो होते हैं, वो जब कंपनी में माल को लेकर आते हैं तो उसे बोलते हैं कैरेज इन। तो कैरेज इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि कैरेज आउट जो है वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, तो यहाँ पे कैरेज इन जो है 6,000 के साथ, ये हम कहाँ पे लिखेंगे? ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे कैरेज इन के साथ। कैरेज इन कितना है हमारे पास? 6,000 जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे हम 6,000 जो है वो कैरेज इन की एंट्री लिखेंगे। इसके अलावा आपने और कोई देख लेनी है, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी आपने शामिल करना है। तो इस क्वेश्चन में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, एडजस्टमेंट भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। अब हम क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्रेडिट साइड पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है? सेल्स लिखना है, तो यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितने के साथ है? अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सेल्स जो है वो 4,21,000 के साथ सेल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,21,000। इसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद आप नेट सेल जो है वो लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं दी गई तो आपने डायरेक्ट परचेज की एंट्री लिख देनी है और डायरेक्ट सेल्स की एंट्री जो है वो अमाउंट के कॉलम में आपने लिख लेनी है। अगर कोई रिटर्न वगैरह दी गई हैं तो वो आपने माइनस करके बाकी नेट सेल या नेट परचेज लिखना होता है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आप देखें तो सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में जो है वो 36,000 है, तो यहाँ पे हम 36,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
4,21,000 में से 36,000 को आप माइनस कर दें तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो हम लिखेंगे क्वेश्चन में। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम। 4,21,000 कैलकुलेटर अपने निकाल लें। 4 लाख आ गया 21,000। उसके बाद इसमें से 36,000 जो है वो माइनस कर दें आप। 4,21,000 माइनस 36,000 तो हमारे पास आ गया 3,85,000। हमारे पास नेट सेल जो है उसकी अमाउंट आ गई 3,85,000। उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो नीचे अगर आप एडजस्टमेंट में आएँ तो यहाँ पे देखें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो RS 81,000 के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कितनी है 81,000 के साथ है। तो यहाँ पे हम 81,000 जो है वो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इस 81,000 को आप जमा करेंगे 3,85,000 में आप जमा करेंगे 81,000 को तो हमारे पास आ गया 4,66,000। हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 4,66,000 हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो आ गई। हमने दोनों साइड पे ये अमाउंट लिख लेनी है। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो वो वाली अमाउंट हमने लिखनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस अमाउंट में से हम जो है डेबिट की अमाउंट वो माइनस कर देंगे 58,000। उसके बाद माइनस करें 2,65,000। उसके बाद माइनस करें आप 6,000 तो आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है 1,37,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, कैरी डाउन करते हैं, यानी कि आगे जो नेक्स्ट अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको कैरी डाउन करते हैं और वहाँ पे हम ब्रॉड डाउन के साथ इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते हैं। जो भी अकाउंट आप बनाते हैं उसमें सबसे पहली एंट्री जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एंट्री आप भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला है 1,37,000, इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखनी है। तो ये हम इधर क्या करेंगे, इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे। कितने के साथ है हमारे पास 1,37,000। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखने हैं सवाल में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप देखें तो यहाँ पे सैलरीज जो है, सैलरीज आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट अगर है तो वो आपने उसमें शामिल करनी है। तो सैलरीज कितनी है 16,000 है और इसकी एडजस्टमेंट आप देखें, एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरीज पेएबल RS 2,000। तो सैलरीज जो हैं वो टोटल कितनी है 16,000 है। इसमें आप सैलरीज पेएबल या आउटस्टैंडिंग, पेएबल और आउटस्टैंडिंग जो है एक ही नाम है, चाहे पेएबल आ जाए या आउटस्टैंडिंग आ जाए वो एक ही नाम है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेएबल सैलरीज जो हैं वो कितनी है 2,000 के साथ हैं। तो 16,000 में 2,000 जमा करें तो हमारे पास 18,000 के साथ टोटल अमाउंट आएगी। उसके बाद कोई और देखें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज के नीचे लिखा हुआ है कैरेज आउट। कैरेज आउट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जबकि कैरेज इन जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज आउट कितने के साथ है वो देखें आप 8,000 के साथ कैरेज आउट वर्ड क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद देखें आप कोई और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैपिटल, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, यहाँ पे कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में आप आएँ तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है दूसरी एडजस्टमेंट जो लिखी हुई है, पहली एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट हमने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि दूसरी जो है एडजस्टमेंट उसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। तो बिल्डिंग पर आपने 5% डेप्रिसिएशन लेना है। जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो बिल्डिंग पर आप 5% क्या करें, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो आपके पास कितना आ जाता है 5,000 क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसको आपने कैसे निकालना है, 1 लाख अगर है आपके पास बिल्डिंग की टोटल अमाउंट, उसका 5% आपने लेना है। 5 को डिवाइड करना है आपने 100 पे। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है 5,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पे आपने 5,000 डेप्रिसिएशन लिखना है। तो यहाँ पे हम 5,000 डेप्रिसिएशन की जो है वो एंट्री लिख देंगे।
उसके बाद आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल जो है ये लायबिलिटीज़ है, यानी कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट लिखेंगे। एक इफेक्ट आपने कहाँ पे लिखा है, सैलरीज में जमा कर दिया है, जबकि दूसरा इफेक्ट आप लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर, चौथी एंट्री जो है डेप्रिसिएशन वाली, इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आया है वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम यहाँ पे लेंगे। फर्नीचर कितना है वो आपने देख लेना है। फर्नीचर की अमाउंट आप देखें तो 8000 फर्नीचर की अमाउंट है। 8000 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और डिवाइड करें 100 पे, तो आपके पास कितना आ जाता है, 800 आपके पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया। तो यहाँ पे 800 आपने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। उसके बाद आप देखें कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडजस्टमेंट में 4 एडजस्टमेंट थी, एक सैलरीज की भी यहाँ पे हमने लिख ली है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी लिख लिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी लिख लिया है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा है। इसके अलावा आप ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखें तो यहाँ पे कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप देखें, यहाँ से ऊपर से शुरू कर लेते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक हो गया, बिल्डिंग, परचेज, सन्ड्री डेटर्स, सेल रिटर्न, कैरेज इन, ये डायरेक्ट था। सैलरीज जो है ये इनडायरेक्ट है, कैरेज आउट ये इनडायरेक्ट है, ये भी हमने लिख लिया। फर्नीचर जो है ये एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, कैपिटल जो है लायबिलिटीज़ है, सेल जो है ये ट्रेडिंग में हमने लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ये लायबिलिटीज़ है, परचेज रिटर्न परचेज में से हम माइनस करते हैं। तो कोई और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं मौजूद। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। 1,37,000 में से हम ये तमाम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 1,37,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से आप माइनस करेंगे। इस सवाल में आप देखें तो कोई और इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम मिसाल के तौर पे जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, या इस तरह जो भी इनडायरेक्ट इनकम होता है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और उसको ग्रॉस प्रॉफिट में जमा करते हैं। इस सवाल में कोई और इनडायरेक्ट इनकम नहीं थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो 1,37,000 हमारे पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस करें आप 18,000, उसमें से माइनस करें आप 8,000 और फिर माइनस कर दें आप 5,000 और फिर माइनस करें आप 800। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1,05,200, 1,05,200। इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 1,37,000 है, इसमें से माइनस करें आप 18,000, फिर 8,000, 5,000 फिर माइनस करें, फिर उसके बाद आप माइनस करें 800। तो आपके पास जो आता है वो 1,05,200 जो है वो नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट आप कहाँ पे ले जाते हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कैपिटल में आप जमा कर देते हैं। तो इसका टोटल आप लिखें, टोटल हमारे जो है ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1,37,000 इधर भी लिखेंगे हम, और 1,37,000 जो है वो हम इधर भी लिखेंगे। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपका निकला है ये आप कहाँ पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। तो नाम क्या है आपके पास, मिस्टर इमरान है, मिस्टर इमरान का आपने नाम लिखना है ऊपर। उसके बाद आपने क्या लिखना है, बैलेंस शीट लिखना है, बैलेंस शीट। उसके बाद आपने लिखना है एज ऑन, वहाँ पे आपने फॉर द ईयर एंडेड लिखना होता है, और यहाँ पे आपने एज ऑन, डेट जो है वो एज ऑन के साथ लिखते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2015 है। इधर आप लिखेंगे एसेट्स, इधर लिखेंगे आप आरएस, इधर लायबिलिटीज लिखेंगे। उसके साथ इस कॉलम में आप जो है वो आरएस लिखेंगे। अब हम एसेट्स जो हैं वो तमाम एसेट्स जो हैं वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। इस सवाल में आप देखें तो एसेट जो है वो आप देखें तो पहले आपने लिक्विड जो एसेट होते हैं वो आपने लिखने होते हैं, यानी कि जो जल्दी ख़त्म होने वाले एसेट होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। तो इसमें देखें आप कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, तरतीब के साथ आपने लिखने हैं। कैश इन हैंड यहाँ पे हम लिखेंगे तरतीब के साथ, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तरतीब जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर कैसे लगता है, तरतीब के साथ लगता है। तो यहाँ पे आपने लिक्विड एसेट कैश इन हैंड लिखा है। कैश इन हैंड आपके पास कितना है 5,000, तो
तो यहाँ पे हम 5000 कैश इन हैंड की एंट्री लिखेंगे। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप बिल्डिंग लिख लें। बिल्डिंग आपके पास कितनी है, 1 लाख है बिल्डिंग। 1 लाख की एडजस्टमेंट भी है आपके पास बिल्डिंग की। डेप्रिसिएशन को आप माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था बिल्डिंग का, 5000 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आया है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 95,000 आपके पास क्या आएगा टोटल जो बिल्डिंग की अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। उसके बाद आपने फर्नीचर लिखना है। फर्नीचर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, अगर सवाल में देखें तो 8000 आपके पास फर्नीचर की अमाउंट है। इसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है इसका, 800 है जो हमने यहाँ पे निकाला, यानी कि एक इफेक्ट आपका इधर आया है, दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का जो है वो रेलिवेंट जो एसेट है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। ये फिक्स्ड एसेट में से माइनस करते हैं आप डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे फर्नीचर में से 800 को माइनस करें, यानी कि 8000 में से 800 को माइनस करें तो यहाँ पे 7200 आपके पास फर्नीचर की अमाउंट आएगी। इसके अलावा आप देखें तो सन्ड्री डेटर्स भी आपके एसेट होते हैं, तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स कितने के साथ है, यहाँ पे 1,39,000 जो है वो सन्ड्री डेटर्स हैं। इसके अलावा आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये नीचे जो दिया हुआ है ये आपका एडजस्टमेंट की, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक कितने के साथ है आप देखें 81,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, तो यहाँ पे हम 81,000 क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले यहाँ पे आप कैपिटल लिखते हैं, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिख लें। कैपिटल में आप जमा करेंगे नेट प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला है। कैपिटल आपके पास सवाल में कितना है, 1 लाख कैपिटल है। इसमें जमा करेंगे आप नेट प्रॉफिट जो है वो इसको जमा करेंगे। अगर नेट लॉस आता है तो वो आप माइनस करेंगे, जबकि नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में जमा करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,05,200 आपके पास नेट प्रॉफिट है। इसको अगर आप जमा करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2,05,200 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आप देखें तो सन्ड्री क्राइटर्स आप क्या करेंगे, ये भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, तो इसको आप लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे। कितने के साथ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 1,20,000। उसके अलावा कोई और आप लायबिलिटीज देखें तो इसमें कोई और लायबिलिटीज आप देख लें। यहाँ से नीचे अगर आप आएँ, ऊपर और कोई नज़र नहीं आ रही, नीचे आप देखें तो एडजस्टमेंट में तीसरी एडजस्टमेंट जो दी हुई है सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल क्या होता है आपका, लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज पेएबल का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग भी है, तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख सकते हैं या सैलरीज पेएबल लिख लें। सैलरीज पेएबल कितने के साथ है, यहाँ पे 2,000 के साथ यहाँ पे सैलरीज पेएबल है, इसको आप जमा कर लें। इसके अलावा देखें आप कोई और लायबिलिटीज़ इस क्वेश्चन में ऊपर से आपने शुरू करना है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, लायबिलिटीज़ परचेज भी नहीं है, सन्ड्री डेटर, सेल रिटर्न, कैरेज इन, सैलरीज, कैरेज आउट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैपिटल, ये लायबिलिटीज़ हमने लिखा है। सेल्स जो है ये ट्रेडिंग में लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर ये आपकी लायबिलिटीज़ है, परचेज रिटर्न आपने परचेज में से माइनस किया है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट है, डेप्रिसिएशन जो है ये आप रेलिवेंट में से माइनस करते हैं, सैलरीज पेएबल आपका सैलरीज पेएबल के नाम के साथ लायबिलिटीज़ में आ गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर ये आपका रेलिवेंट जो एसेट है उसमें से माइनस करते हैं। तो इसके अलावा कोई और लायबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करें इनको टोटल कर लें। यहाँ पे आप 2,05,200 प्लस 1,20,000 प्लस 2,000, तो यहाँ पे आ गया 3,27,200 जो है वो टोटल आपका जो है वो बैलेंस शीट में आ गया। 3,27,200 आपका लायबिलिटीज साइड में टोटल आ गया, 3,27,200 आ गया। उसके बाद आप एसेट साइड को टोटल कर लें, 5,000 प्लस 95,000 प्लस 72,000, उसके बाद जमा करें 1,39,000, उसमें जमा करें आप
5000 को जमा करें आप 95,000। कैश इन हैंड जो है ये कितने के साथ है, 5000 के साथ है। इसमें जमा करें आप बिल्डिंग की जो अमाउंट है 95,000, तो 1 लाख ये हो गया। फर्नीचर का कितना आ गया 7,200, उसमें जमा करें आप 1,39,000, उसमें जमा करें आप 81,000। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल आ गया 3,27,200। अगर आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट की अमाउंट इक्वल नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट इक्वल आएगी तो तब भी आपका सवाल जो है वो सही होता है। अगर बैलेंस शीट सही नहीं आई तो इसका मतलब ये आपने नेट प्रॉफिट भी सही नहीं निकाला और ग्रॉस प्रॉफिट भी सही नहीं निकालना। तो यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इस सवाल में ये इतना ही सवाल था। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरीके से नोट करना है और असाइनमेंट के तौर पे हल करके सेंड करना है। बाकी आपने जो है पीरियडिक टेस्ट 4 की तैयारी करनी है, जो सिलेबस आपके ग्रुप में शेयर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।